तो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की रिवीजन क्लासेस फॉर सोशल साइंस। तो आइए 10th क्लास की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट्स में। टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे, एक एक टॉपिक का वीडियो डेली करते चलेंगे और रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को। आइए 10th हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का मतलब समझ लो। राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद या देशभक्ति। अब देशभक्ति का उदय कैसे हुआ, कहां पर? यूरोप में। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। कहां है सर? नाम बहुत सुन रखा है, आइए देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो लोकेशन हमें ध्यान रखनी है वो ये है ना। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में एक है यूरोप, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। चीजें समझनी क्या है, 2 तरीके की चीजें समझनी है सर इसमें, कि एक तो नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ वो समझ लेंगे, उसका इंपैक्ट क्या है। उसका इंपैक्ट आया नेशन स्टेट। मतलब सर, मतलब जब देशभक्ति की भावनाएं आई लोगों में तब नेशन स्टेट का आइडिया आया, यानी कि देश बनाने का आइडिया आया। तो सर कंट्रीज तो पहले से थी, हाँ थी, लेकिन मोनार्की के अंडर में थी, राजाओं के अंडर में थी, राजतंत्र के अंडर में थी। अभी तक ये कंट्रीज जो थी वो रिपब्लिक नहीं थी या डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं थी। और इस चैप्टर में हम यहाँ पर इन सभी को रिपब्लिक करेंगे या डेमोक्रेटिक करेंगे। 1815 का मैप आप देख सकते हैं। 1815 में जनरली मैं आपको बताऊं तो इटली को देखिए। एक तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट। यहाँ पर जर्मनी होना चाहिए, लेकिन जर्मनी आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। देखो कितने छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए, बहुत सारे। जबकि 71 वाले 1871 के यूरोप के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी टेरिटरी दिख रही है जिसे जर्मन एम्पायर कहा गया, राइट। और इटली आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं, और यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। स्विट्जरलैंड दिख रहा है ना, ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हुई कैसे, ये हमें समझना है। तो आइए नेशन स्टेट को देख लेते हैं। नेशन स्टेट का सिंपल मतलब क्या होता है? एक देश या फिर एक कंट्री जहां पर रहने वाले लोग आपस में कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें, जिनकी आइडेंटिटी सेम हो, जिनकी हिस्ट्री सिमिलर हो, जिनके कल्चर सिमिलर हो। एक देश, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। अब यूरोप में ये नेशन स्टेट का आइडिया आया कहां से, इसके बारे में बात करेंगे। नेशन स्टेट क्या है समझ लेते हैं। नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ज्यादातर सिटीजन्स जो हैं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। एक साथ आते हैं या फिर एक साथ होते हैं, वो एक कॉमन आइडेंटिटी में बंधे हुए है ना। एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और वो आपस में अपना इतिहास या फिर हिस्ट्री जो है वो शेयर करते हैं, है ना। आइए देखते हैं। अब टॉपिक नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सर फ्रेंच रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन था जहां से नेशन स्टेट का या एक नेशन का, एक राष्ट्र का आइडिया पहली बार आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 9th क्लास में। फटाफट रिवाइज करेंगे, सिर्फ वो भी बुलेट पॉइंट्स के साथ में, बोल्ड लेटर्स के साथ में। तो पहला टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 1799 इट वाज द बिगिनिंग। एक मिनट, मुझे हाईलाइटर ले लेता हूं मैं। 1789 बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था। क्यों सर, यहां पर ऐसा क्या हुआ था? यहां पर ये जो आपको आदमी दिख रहा है यहां पे खड़े हुए हाथ में छड़ी लेके, इसका नाम है लुईस 16। इसका नाम था लुईस 16। बर्बन डायनेस्टी का ये राजा था, फ्रांस में रूल करता था, है ना। टैक्सेशन वैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया, और उस टाइम पर फ्यूडल सिस्टम चला करता था जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट हुआ करते थे। टैक्स सिर्फ पीजेंट को देना पड़ता था। एक दिन पीजेंट ने मिलकर धो दिया इसको और हटा दिया वहां से, ठीक है सर। अब यहां पर यही चीज लिखी है कि फ्रांस वाज अंडर एन एब्सोल्यूट मोनार्की, एक कंप्लीट मोनार्की के अंडर में तब फ्रांस हुआ करता था। लेकिन लोगों को गुस्सा आया सर कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, सिर्फ एक ही कैटेगरी टैक्स क्यों पे करे, या तो तीनों करें तो इक्वलिटी होगी, है ना। तो द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू सिटीजन। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसने जितनी भी पावर थी या फिर जो सोवरेनिटी थी वो राजा से लेके और सिटीजन्स के पास में ट्रांसफर कर दी। यहां आप देखेंगे लुईस 16 का सर काट दिया गया था, ये सर काट दिया गया था। यहां पर आप देख रहे हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये आदमी जिसके हाथ में है लुईस 16 का सिर। खैर आगे बढ़ते हैं। जब यहां पर रेवोल्यूशन हुआ तो इससे क्या क्या आइडियाज जनरेट हुए उसके बारे में बात करते हैं। न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस वर फॉलोड। बहुत सारे नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस फॉलो की जाने लगी। क्या क्या थे सर? द आइडियाज ऑफ ला पात्रे। सर ला पात्रे का मतलब फादरलैंड का आइडिया। भारत में हम मातृभूमि का आइडिया कहते हैं, वहां पर वो पितृभूमि या फादरलैंड कहा करते हैं। और क्या आइडियाज आए सर? ला सितोयन। लोग कहने लगे कि ला पात्रे यानी कि ये हमारा फादरलैंड, हमारी खुद की जमीन है, हमारे पिता की जमीन है। और ला सितोयन यानी कि हम सब
सब फ्रांस के नागरिक हैं, हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। अब और क्या किया गया, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो क्या थी कि ये जो रॉयल स्टैंडर्ड पहले से बने हुए थे, कैसे, ये देखो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है इसे हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया। इसे क्यों हटाया गया, क्योंकि ये रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, रॉयल लोग जो होते थे अपने सिंबल्स अपने लोगो रखते थे। लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं चाहिए, तो बोले क्या करेंगे, बोले एक फ्लैग खुद का बनाते हैं जो हम सभी फ्रेंच लोगों के लिए होगा। तो फ्रांस का एक फ्लैग बनाया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग वॉज चूजन, है ना, टू रिप्लेस रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल स्टैंडर्ड को हटा के और ये फ्लैग लाया गया, ठीक बात है। एस्टेट जनरल यानी कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टेट जनरल जो था उसका नाम बदलकर और नेशनल असेंबली कर दिया गया। असेंबली का वैसे मतलब होता है एक मीटिंग, बड़ी सी मीटिंग, कॉमन इजी में समझो तो, ठीक है। तो नेशनल असेंबली यानी कि एक राष्ट्रीय मीटिंग, मतलब पूरे देश के लिए किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर और लोग जो मीटिंग कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे, ये देखो यहां पर जो आपको ये पिक दिख रही है, पिक्चर नीचे, ये है नेशनल असेंबली की, ठीक बात है। अब और क्या क्या आइडियाज हुए, ला पात्रे, ला सितोयन, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया स्टेट जनरल की जगह, एंड कंपोज्ड न्यू हिम्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, एंड टुक ओथ्स, लोगों ने शपथ ली कि हम फ्रांस के लिए काम करेंगे। और सर ये जो भी वर्ड है कोमोमोरेटेड मार्टियर्स, हाँ मतलब मार्टियर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर कुर्बान हो गए लोग, उन्हें बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या चीज है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड यूनिफॉर्म लॉज। अब जितने भी लॉज थे, है ना, उनको यूनिफॉर्म किया गया, उनको ठीक किया जाने लगा, क्योंकि मोनार्की के टाइम पर ये लॉज बहुत अच्छे से नहीं बने हुए थे, किसी के लिए क्या थे, किसी के लिए क्या थे, इन सबको ठीक ठीक किया जाने लगा। दूसरी चीज, एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स, अंदर के जितने भी रीति रिवाज, अलग अलग कस्टम्स थे, अलग अलग चीजें थी, अलग अलग बिजनेस के तौर तरीके थे, इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जाने लगा। आगे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट। अब यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट क्या होता है, यहां समझ लेते हैं। सपोज कि ये एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी में मेरा वजन है 70 किलो, राइट, लेकिन अगर मैं यहां से इस जगह जाऊंगा, इस टेरिटरी में जाऊंगा, तो इस टेरिटरी में मेरा वजन हो जाएगा 60 किलो। यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो इस टेरिटरी में वही वजन जो यहां 70 था, यहां 60 था, यहां पर हो सकता है 85 केजी उसे कंसीडर किया जा रहा हो। तो वेट सिस्टम बहुत अलग था। ठीक उसी तरीके से मेजरमेंट सिस्टम भी बेकार था। सपोज कि इस टेरिटरी में मेरा मेजरमेंट में मेरी हाइट 5'9" आ रही थी, लेकिन जब आप यहां जाएंगे तो मेरी हाइट को 5'10" कंसीडर कर लिया जाए, यहां पर 6 कंसीडर कर लिया जाए, यहां पे और पता नहीं 10 फीट कंसीडर कर लिया जाए। तो इस तरीके से वेट और मेजरमेंट जो थे ये बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, है ना। तो इन्हें ठीक किया गया, तो यूनिफॉर्म किया गया सर वेट और मेजरमेंट के सिस्टम को। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज, क्षेत्रीय विभिन्नताएं जितनी भी थी उन सबको डिस्करेज किया गया और बोला गया कि रीजनल डायलेक्ट्स को हटा के एक कुछ कॉमन चीज रखी जाए, है ना। और फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसे प्रमोट किया गया एज अ कॉमन लैंग्वेज कि ये हम लोगों की भाषा है, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। अब इन फ्रेंच लोगों का मिशन क्या था, मिशन देख लेते हैं सर। मिशन ऑफ फ्रेंच टू लिबरेट अदर पीपल्स ऑफ यूरोप। देखिए एक तो हो गया फ्रांस, यहां देखिए जस्ट अ मिनट, तो यहां तो हो गया फ्रांस। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्रांस से बाहर जा रहे हैं, राइट। और इनका मोटिव था कि इन सभी बाहर जितने भी लोग हैं, है ना, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है, इन सभी को लिबरेट कराना, क्योंकि ऑल ओवर यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। फ्यूडल सिस्टम मुझे लगता है आपको मालूम होगा, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट वाला जो सिस्टम था। क्योंकि रिविजन क्लास है तो बहुत एलिबरेट करके नहीं बताने वाले हैं, है ना। तो मिशन ऑफ फ्रेंच, मिशन क्या था, टू लिबरेट अदर पीपल्स ऑफ यूरोप एंड हेल्प देम टू बिकम नेशन, कि इन सभी लोगों को एक नेशन बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए। दे स्प्रेड देयर आइडियाज थ्रू जैकोबिन क्लब्स। अब ये आइडियाज स्प्रेड कैसे हुए, जैकोबिन क्लब के थ्रू। जैकोबिन क्लब क्या था, एक संत हुए थे, एक बहुत बड़े सेंट हुए थे जिनका नाम था सेंट जैकब। उनके नाम से जैकोबिन क्लब बनाए गए थे जो कि लोगों को अपने राइट दिलवाने का काम करते थे सिंपल लैंग्वेज में। फ्रेंच आर्मीज कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। फ्रांस की आर्मी फ्रांस से रवाना होती है कहां, अब्रोड, बाहर देशों में, है ना, ड्यूरिंग 1790s। और अलग अलग जगहों पर नेशनलिज्म का जो ये आइडिया था इन्होंने स्प्रेड किया। ठीक बात है सर। अब तभी क्या होता है दोस्तों कि 1799 वो ईयर था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो पावर में आ जाता है। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट राइजेस टू पावर। जैसे ही पावर में आता है भाई ने खूब सारे खेल किए। क्या क्या किए, एंड इन द ईयर ऑफ 1804 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन कॉन्कर्ड टेरिटरीज। अब जहां उसने वॉर करना स्टार्ट किया, नेपोलियन बोनापार्ट का मेन एम था ऑल ओवर यूरोप को कॉन्कर करना, जीत लेना, पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता था वो, है ना। बड़ा जबरदस्त आदमी था सर।
देखते हैं उसने क्या क्या किया। 1804 में उसने एम्परर क्लेम किया खुद को, और ऑल ओवर यूरोप में जहां जहां जिन जिन टेरिटरीज को उसने जीता था वहां उन सभी जगहों पर नेपोलियन कोड करके और सिविल कोड जो था वो इंपोज कर दिया। अब ये सिविल कोड था क्या, इसके बारे में समझते हैं। सिविल कोड एक किताब थी कानून की, एक नियम की किताब, यानी कि एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा था, इसने क्या क्या चीजें लोगों को क्या क्या सहूलियत दी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिविल कोड ऑफ 1804, इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। यहां आप देखेंगे इसका पेज हमने लगाया है यहां पर, ठीक है सर। सॉरी, इट वॉज अ बुक ऑफ लॉ, ये कानून की किताब थी, कॉन्स्टिट्यूशन। इट एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, इसने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स। अब आपको यहां पर ये फ्यूडल सिस्टम देखिए सर, यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा चर्च, ये किंग, ठीक है ना। यहां आप देखेंगे कहां गए नोबल्स, नोबिलिटी, ठीक है। यहां आप देखेंगे सर्फ, सर्फ अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स, ये देखो चर्च यानी क्लर्जी लोग, नोबल से यानी नोबिलिटी, और सर्फ या फिर पीजेंट, ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए आप, है ना। सिर्फ पीजेंट वो लोग थे जिन्हें कि पैसा देना पड़ता था। फ्यूडल सिस्टम बना ही इसी तरीके से। फ्यूड वर्ड है एक जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, है ना, जिसका मतलब होता है जमीन का एक छोटा टुकड़ा। तो फ्यूडल सिस्टम जो था, क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स, ये एबोलिश कर दिया सर। बहुत ही बढ़िया काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे एबोलिश्ड एंड प्रिविलेज्ड, एबोलिश यानी कि खत्म करना, एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे क्लर्जी और नोबिलिटी को, इन्हें खत्म कर दिया गया। क्या क्या ऐसे प्रिविलेजेस थे, क्या ऐसे विशेष अधिकार थे जो मिले हुए थे, वो थे टैक्स पे नहीं करना। ना तो क्लर्जी पे करते थे, ना नोबिलिटी पे करते थे, सिर्फ पीजेंट जो थे वो पे कर रहे थे। अब आगे समझते हैं। स्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब एक बात समझो, क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट, फ्यूडल सिस्टम को अगर खत्म कर दिया, है ना, ये देखो ये पीजेंट बेचारा मर रहा पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, और क्लर्जी, नोबिलिटी आराम से ऊपर खड़े हुए, ठीक है। तो इसने क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो वैसे ही होगी, कानून की नजर में सारे लोग समान हो ही गए, है ना। ही इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, पहले पीजेंट्स को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। बहुत रिचेस्ट पीजेंट जो होते थे वही कुछ प्रॉपर्टी रखा करते थे, गरीब पीजेंट के पास में तो इतना पैसा भी नहीं था, बेचारा टैक्स पे करता रहता था, है ना। तो इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, उसने कहा कि सभी किसानों को क्या दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया उसने। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। अब सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज ये समझिए सर। मेनोरियल ड्यूज मतलब बहुत सिंपल है, मैं एक जागीर का जागीरदार हूं, एक टेरिटरी का वो हूं, ओनर हूं। अब मुझे यहां से टैक्स कलेक्ट करना होता है और राजा को भेजना होता है, ठीक है। यानी कि मैं क्लर्जी हो सकता हूं या नोबिलिटी हो सकता हूं, नोबल हो सकता हूं। अब क्या होता था कि ये मेनोरियल ड्यूज होते थे, है ना, ये मेनोरियल ड्यूज मतलब टैक्स, ठीक है, इस तरीके से समझिए। सर्फडम क्या होता है, इससे भी आजाद किया पीजेंट्स को। कैसे, आइए समझते हैं। सर्फडम, ये देखिए सर्फडम क्या होता था। सर्फ का मतलब होता है दास, सर्फ का मतलब होता है दास। इसने सर्फडम को खत्म कर दिया। यहां पर इन लोगों को सर्वेंट बना के काम करवाया जाता था बेचारे पीजेंट्स को। ये देखिए यहां पर एक क्लर्जी, नोबिलिटी जो भी है ये खड़ा हुआ है, नोबिलिटी खड़ा हुआ है, राइट, ये सभी इनसे काम करवा रहा है बिना किसी पैसे के, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया। रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे। गिल्ड क्या होता है सर, ये देखो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पहले। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि यार ऐसा तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रही है, इन लोगों को बिजनेस करने दो अच्छे से। तो उसने जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उन सबको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और उसने सड़कें वड़कें बढ़िया बनाई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो बहुत अच्छा कर दिया, ठीक बात है। अब लोगों के क्या रिएक्शन थे उनके बारे में बात करते हैं। तो लोगों के जो रिएक्शन थे वो मिक्स थे। क्यों मिक्स थे, उसके कुछ रीजन थे। तो मैंने जैसा पहले बताया कि लॉन्ग टर्म गोल जो था नेपोलियन बोनापार्ट का वो था ऑल ओवर यूरोप को कॉन्कर करना। अब पूरे यूरोप को जीतना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत, तो राजा तो ऑफिस जाएगा नहीं, एम्परर तो कभी ऑफिस जाएगा नहीं, है ना। तो इसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स जब बढ़ा दिए तो पीजेंट दे नहीं पाए। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, टैक्स बढ़ा दिए, पीजेंट दे नहीं पाए, गालियां निकालने लग गए। जैसे गालियां निकालने लगे तो इसने सेंसरशिप इंपोज कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी सरकार के बारे में आप ना तो कुछ गलत बोल सकते हैं ना कुछ गलत प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो टैक्स इंपोज किए, फिर सेंसरशिप इंपोज कर दी, और उसके बाद में लोगों ने कहा कि ठीक बात है, पैसा और सेंसरशिप से क्या होगा, आर्मी में तो तुम हम लोगों को ही लेके जाओगे ना, हम नहीं आने वाले। जब उसने ऐसी बात करी, लोगों ने ऐसी बात करी, तो उसने फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन करवाया, यानी कि जबरन भर्ती करवाई आर्मी में। अपने सैनिकों को भेजा और बोला जहां जहां जवान लोग दिख जाए पकड़ पकड़ के लाओ उनको और
आर्मी में भर्ती करो, बॉर्डर पे लेके जाओ, उनको बंदूक पकड़ा दो, सामने से गोली चलेगी तो गोलियां तो इनको भी चलानी पड़ेगी यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से उसने फोर्स रिक्रूटमेंट किया या फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया। इसलिए लोगों को लग गया था कि यार पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाली। तो देखते हैं क्या है। मिक्स्ड रिएक्शन थे सर नेपोलियन बोनापार्ट को लेके, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 से लेके 1815 तक बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्कर किया था, हारा भी और जीता भी। आइए देखते हैं, ठीक है। मिक्स्ड रिएक्शन क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट एंड फ्रेंच आर्मी इनिशियली वेलकम्ड, इनको इनिशियली वेलकम किया गया था, लेटर रिजेंटेड, लेकिन बाद में इनका विरोध किया गया ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स बढ़ाने के लिए, सेंसरशिप इंपोज करने के लिए। यानी कि यहां देखिए, ठीक है, आप ना तो कुछ देख सकते हैं गवर्नमेंट के लिए गलत कर रही है तो ना कुछ बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ भी बोलना, ना ही आप प्रिंट कर सकते हैं, मीडिया भी है चाहे तो, है ना, आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंसरशिप, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, तारीफ कर सकते हैं। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, है ना, यहाँ पर देखिए ये सैनिक लोग, ये डंडे वंडे लेके आए हुए हैं, ये देखिए, है ना, और इन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को पकड़ के और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन करवाया, और लोगों को मालूम पड़ गया कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है सर, पॉलिटिकल फ्रीडम हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। चलिए सेकंड टॉपिक का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा आपके लिए, ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको याद रह जाए इजीली शॉर्ट नोट्स के साथ में, जैसे हमने पढ़ा है। दूसरी चीज़, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।